इस मूवी के स्टार्ट में हम हाई स्कूल की दो लड़कियों को देखते हैं, जिनमें से एक का नाम टोमोको जबकि दूसरी लड़की का नाम मसामी था। वो दोनों काफी अच्छी फ्रेंड्स थीं और मसामी यहाँ टोमोको के घर रहने के लिए आई हुई थी, लेकिन सोने से पहले वो एक ऐसी वीडियो टेप के बारे में बात कर रही थी जो कि इजू में एक लड़के ने रिकॉर्ड की थी, और जो कोई भी उस वीडियो को देखता था उसे एक मिस्टीरियस कॉल आती थी, जिसके बाद वही वीडियो देखने वाला इंसान 7 दिन के अंदर ही मारा जाता था। ये सुनकर मसामी थोड़ा थोड़ा डरने लगती है। तभी टोमोको उसे बताती है कि लास्ट वीक उसने अपने कुछ और दोस्तों के साथ वही वीडियो देखी थी। इसके बाद उन्हें एक फोन कॉल भी आई थी जिसमें उन्हें एक औरत ने कहा था कि वो सब 7 दिन में ही मारे जाएंगे। टोमोको उसे बताती है कि आज उसे पूरा 1 वीक हो गया है। ये सुनकर मसामी बहुत ज्यादा डर जाती है, लेकिन तभी टोमोको हंसते हुए उसे बताती है कि वो तो जस्ट उसके साथ प्रैंक कर रही थी। लेकिन तभी उनके फोन की बेल बजने लगती है, जिसके कारण अब मसामी के साथ साथ टोमोको भी काफी ज्यादा डर जाती है। लेकिन फिर उस टाइम उनकी सांस में सांस आती है जब उन्हें पता चलता है कि वो तो टोमोको की मदर थी, जो कि टोमोको को बताती है कि वो आज घर लेट आएंगी। इसके बाद मसामी रेस्ट रूम में चली जाती है जबकि टोमोको किचन में पानी लेने आती है, लेकिन तभी उसे रियलाइज होता है कि उनका टीवी मिस्टीरियसली ऑन हो गया था, इसलिए वो उसे बंद कर देती है और वापस किचन में आ जाती है। लेकिन कुछ ही देर में उसे अपने पीछे किसी के होने का एहसास होता है, और जैसे ही वो पीछे मुड़ के देखती है तो कोई अनसीन क्रिएचर उस पे अटैक कर देती है, जिसके कारण उसकी वही डेथ हो जाती है। नेक्स्ट सीन में हम टोमोको की आंट को देखते हैं जिसका नाम रिको असाकावा था। रिको एक जर्नलिस्ट थी और यहाँ वो कुछ टीनेज लड़कियों का इंटरव्यू कर रही थी, जिनमें से एक लड़की उसी कर्स वीडियो के बारे में बताती है और उसके बाद आने वाली एक खौफनाक वीडियो कॉल के बारे में भी। ये सुन के रिको काफी ज्यादा क्यूरियस हो जाती है और उससे पूछती है कि इस कर्स के कारण क्या किसी की रियल में भी डेथ हुई है, जिस पर वो लड़की रिको को बताती है कि उसने हाल ही में एक हाई स्कूल की लड़की और उसके बॉयफ्रेंड के साथ ऐसा ही एक्सीडेंट होते हुए देखा है। नेक्स्ट सीन में रिको अपने ऑफिस में उसी लड़की और उसके बॉयफ्रेंड की डेथ की डिटेल्स चेक करने लगती है, जिनकी डेड बॉडीज उनकी पार्क हुई कार से मिली थी। फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए वो इस बारे में अपने एक कोलीग ओकाजाकी से हेल्प मांगती है और उसे उस मरने वाले कपल के स्कूल का नाम पता करने का कहती है। उसी शाम रिको को अपनी नीस की डेथ की ट्रेजिक न्यूज मिलती है, जिसके कारण रिको और उसका 7 साल का बेटा योशी उसके फ्यूनरल में जाते हैं। यहाँ जब रिको रिलेटिव से बातें करने में बिजी थी तो योशी ऊपर टोमोको के रूम में चला जाता है और इधर उधर देखने लगता है। यहाँ जब वो टीवी को बड़े गौर से देख रहा था तो तभी उसकी मदर वहाँ आ जाती हैं और उसे वहाँ से ले जाती हैं। इसके बाद रिको टोमोको की क्लासमेट से बात करने के लिए जाती है, जिनसे उसे पता चलता है कि टोमोको और उसके 3 फ्रेंड्स जिन्होंने उस कर्स वीडियो को देखा था, उन सब की डेथ एक ही रात और एक ही टाइम पे हुई थी। यहाँ उसे ये भी पता चलता है कि मसामी जो कि उस टाइम टोमोको के पास थी, उसे सीवियर ट्रॉमा से गुजरना पड़ा था और वो इस टाइम हॉस्पिटल में एडमिट थी। अगले दिन रिको फिर से टोमोको के घर आती है, जहाँ उसे टोमोको के रूम से एक फोटो एल्बम की रसीद मिलती है। इसी दौरान टोमोको की मदर भी वहाँ आ जाती हैं, जो कि ये एक्सप्लेन करते हुए रोने लगती हैं कि कैसे उन्हें उनकी बेटी नीचे पड़ी हुई मिली थी। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि रिको उस रसीद की हेल्प से डेवलप फोटोज शॉप से ले आती है, जिन्हें देखकर उसे पता चलता है कि टोमोको और उसके 3 दोस्त इजूलैंड रिजॉर्ट पे ट्रिप के लिए गए थे। इसी दौरान उसे एक ऐसी पिक्चर भी मिलती है जिसमें टोमोको और उसके फ्रेंड्स के फेसेस ब्लर और डिस्टॉर्टेड नजर आ रहे थे। अब रिको उसी इजूलैंड रिजॉर्ट पहुंच जाती है और सबसे पहले B4 कॉटेज को चेक करती है, जहां वो चारों दोस्त रुके थे। यहाँ वो रिसेप्शनिस्ट को पिक्चर दिखा के उससे पूछताछ करने लगती है। वो जब रिकॉर्ड्स को चेक करने लगता है तो रिको की नजर उन टेप्स पे पड़ती है जो कि वहाँ पड़ी हुई थी, जिनमें से एक अनलेबल टेप वो अपने रूम में ले आती है और उसे प्ले करके देखने लगती है, जिसमें वो बहुत से रैंडम शॉट्स को देख के काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है, जो कि एक दूसरे से मैच नहीं हो रहे थे। इसी के साथ ही उसमें डिस्टर्बिंग साउंड सुनाई देती है और ये वीडियो एक वेल को दिखाते हुए एंड हो जाती है। जैसे वो वीडियो एंड होती है तो रिको को वहाँ किसी के होने का एहसास होता है, लेकिन जब वो पीछे मुड़ के देखती है तो वहाँ कोई भी नहीं था, जिसके कारण वो चौंक जाती है और वहाँ से जाने लगती है। लेकिन तभी उसे मिस्टीरियस फोन कॉल रिसीव होती है, जिसमें वही वार्निंग सुनाई देती है कि वो 1 वीक में ही मर जाएगी, जिसके कारण वो काफी ज्यादा डर जाती है। इसलिए वो उस टेप को लेकर जल्दी से उस कैबिन से निकल जाती है, ये मानते हुए कि उसकी जिंदगी अब सिर्फ 1 वीक तक ही रह गई है। इसलिए वो अपने एक्स हस्बैंड से हेल्प मांगती है, जिसका नाम रियूजी ताकायामा था। रिको यहाँ उसे अपनी पिक्चर लेने का कहती है, जिसे देखकर उसे पता चलता है कि उसकी पिक्चर में उसका फेस ब्लड था, जिससे उसे उस पर लगी कर्ज का एक और सबूत मिल
मिल जाता है। अब ताकायामा भी उस वीडियो को देखने लगता है, जिसे देखकर वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और अब वो रिको की हेल्प करने के लिए तैयार था, इसलिए रिको उसे उस वीडियो टेप की एक कॉपी बना के दे देती है। अगले दिन वो फिर से रिको के साथ मिलके उस टेप पर मजीद इन्वेस्टिगेशन करने लगता है और काफी घंटों की इन्वेस्टिगेशन के बाद वो एक क्रिप्टिक मैसेज ढूंढ निकालते हैं, जो कि ओशिमा भाषा में था। इसलिए वो उस मैसेज को डिसाइफर करने के लिए अगले दिन ओशिमा जाने का डिसाइड करते हैं। तब तक के लिए रिको अपने बेटे को अपने पेरेंट्स के घर ले जाती है और वो रात उन्हीं के साथ बिताती है। उसी रात उसे ताकायामा की कॉल आती है, जो कि उसे बताता है कि इस वीडियो में जो औरत है वो यामामुरा शिजुको है, जिसे 40 साल पहले खुद को वोल्केनो में फेंक दिया था। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि रिको की लेट नाइट जब आंख खुलती है तो उसे अपने साथ वाले मैट्रेस पे किसी के होने का एहसास होता है, जो कि जल्द ही वहाँ से गायब हो जाता है और तभी उसे शोर सुनाई देता है, जिससे उसे पता चलता है कि योशी भी उस वीडियो को देख रहा था। इसलिए वो काफी ज्यादा डर जाती है और योशी पे गुस्सा करने लगती है कि उसने ये टेप क्यों देखी है, जिस पर योशी उसे कहता है कि उसे ऐसा करने के लिए टोमोको ने कहा था। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि रिको और उसका एक्स हस्बैंड ओशिमा के लिए निकल पड़ते हैं। रास्ते में ताकायामा उसे बताता है कि आज जब वो उसके घर गया था तो उसे वहाँ किसी के होने का एहसास हुआ था और रिको को लगता था कि वो टोमोको की स्पिरिट थी। वो जब ओशिमा पहुँचते हैं तो उन्हें वहाँ एक आदमी पिक करने आता है, जो कि उन्हें उनके होटल की तरफ ले जाने लगता है। रास्ते में बातें करते हुए रिको इस वजह से हैरान थी कि शिजुको ने ऐसा क्यों किया था, जिस पर ताकायामा उसे बताता है कि लोगों का मानना था कि वो पागल थी। वो उसे ये भी बताता है कि शिजुको वोल्केनो इरप्शन की ठीक प्रिडिक्शन करने के कारण इसी आइलैंड पे काफी ज्यादा फेमस हो गई थी। इसलिए एक प्रोफेसर डॉक्टर इकुमा को जब उसकी इस एबिलिटी का पता चलता है तो वो शिजुको को एक्सपेरिमेंट्स के लिए टोक्यो ले जाते हैं, ताकि वो एक्स्ट्रा सेंसेस की एग्जिस्टेंस को प्रूव कर सके। लेकिन यूनिवर्सिटी से एक्सपेल होने के कारण डॉक्टर इकुमा अचानक से कहीं गायब हो जाते हैं और ताकायामा को नहीं लगता था कि वो अभी भी जिंदा होगा। कुछ देर बाद वो अपने होटल पहुंच जाते हैं, लेकिन जैसे वो अंदर आते हैं तो ताकायामा को वहाँ कुछ अजीब सा महसूस होता है। वो जब अपने रूम का डोर ओपन करते हैं तो उन्हें वहाँ बिल्कुल वैसा ही मिरर दिखाई देता है जैसा कि उन्होंने वीडियो में देखा था। कुछ देर बाद वो शिजुको के भाई तकाशी से मिलते हैं। रिको उसके पास आके उसे शिजुको की बेटी के बारे में पूछती है, लेकिन वो बूढ़ा आदमी उससे कहता है कि उसकी कोई बेटी नहीं थी। अगली सुबह ताकायामा तकाशी के पास आता है और उससे शिजुको के बारे में पूछने लगता है, जिस पर तकाशी उसे बताता है कि वो सबसे अलग थी और वो सारा दिन बीच में बैठी समंदर को घूरती रहती थी। ताकायामा उससे पूछता है कि क्या वो लोगों के माइंड को भी रीड कर सकती थी। ये सुनकर तकाशी उसके क्वेश्चन को डॉज करके वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी ताकायामा उसे बताता है कि उसके पास भी ऐसी ही एबिलिटी है। जिसके बाद वो उससे और क्वेश्चंस करने लगता है, लेकिन तकाशी इस बारे में कोई भी बात नहीं करना चाहता था। वो वहाँ से जाने ही लगता है कि तभी ताकायामा उसे रोक लेता है और इसी दौरान उसे एक विजन आता है, जिसमें वो शिजुको को देखता है और उसे पता चलता है कि शिजुको पब्लिक के सामने अपनी एबिलिटी को डिमोन्स्ट्रेट करने के कारण काफी ज्यादा डिफेम हो गई थी। उस इवेंट को ऑर्गेनाइज करने वाला कोई और नहीं बल्कि डॉक्टर इकुमा ही था, जिसके साथ उसका अफेयर चल रहा था। ताकायामा को ये भी पता चलता है कि ताकेशी ने शिजुको की एबिलिटीज से पैसा कमाने की कोशिश की थी। इस दौरान रिको जब वहाँ पहुँचती है तो उसे भी फ्लैशबैक दिखाई देता है और वो देखती है कि डेमोन्स्ट्रेशन के दौरान सब लोगों को लगता था कि शिजुको के पास ऐसी कोई पावर नहीं है, वो कुछ मैजिक ट्रिक्स को यूज करके सिर्फ उन्हें धोखा दे रही है। लेकिन इसी दौरान एक आदमी की अचानक से डेथ के कारण सब लोग काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं और शिजुको को एक मॉन्स्टर समझने लगते हैं। इसी दौरान शिजुको को वहाँ अपनी बेटी सदाको भी दिखाई देती है, जिससे वो पूछने लगती है कि क्या ये सब उसने किया है। ये सब कुछ देखकर ताकायामा ये समझ जाता है कि सदाको सिर्फ अपनी सोचने की पावर से लोगों को मार सकती है और सदाको ने वो सब कुछ इसलिए किया था क्योंकि वो लोग उसकी मदर को बुरा भला कह रहे थे। ये सब जानने के बाद रिको ओकाजाकी को कॉल करती है और उसे डॉक्टर इकुमा और सदाको को ढूंढने का कहती है। कुछ देर बाद ओकाजाकी उसे कॉल बैक करता है, जो कि उसे बताता है कि उनमें से किसी का भी कोई पता नहीं है। ताकायामा को लगता था कि वो वीडियो इस दुनिया की नहीं है, वो सिर्फ सदाको का गुस्सा है और ये भी क्लेम करता है कि सदाको ने अब उन पे कर्ज डाल दी है, इसलिए वो उससे बच नहीं सकते। तभी एक आदमी वहाँ आके उन्हें बताता है कि सब फेरीज का स्केड्यूल कैंसिल हो गया है क्योंकि तूफान इस आइलैंड की तरफ बढ़ रहा है, जिसके कारण वो उसी आइलैंड पे फंस जाते हैं। ये सुनकर रिको बिल्कुल टूट जाती है क्योंकि उसकी मौत में सिर्फ एक दिन बाकी बचा था और अब तो वो अपने बेटे से भी नहीं मिल सकती थी। लेकिन तभी उसे रियलाइज होता है कि वो कर्स वीडियो देखने के बाद ताकायामा को वो मिस्टीरियस फोन कॉल रिसीव नहीं हुई थी। वो ये सब कुछ ताकायामा को बताती है, जिसके कारण वो भी चौंक जाता है। काफी
देर सोचने के बाद उन्हें रियलाइज होता है कि शायद सदाको की डेथ उसी जगह हुई थी जहां इजोलैंड रिजॉर्ट था और जहां रिको ने और टोमोको ने वो वीडियो देखी थी। यानी कि जो कोई भी उस वीडियो को उसी जगह देखता था सिर्फ वही मारा जाता था। अब वो जल्द से जल्द वहाँ से जाना चाहते थे, इसलिए वो ताकेशी से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो उन्हें अपनी बोट में वहाँ ले जाए, जो कि ऐसा करने के लिए मान जाता है। जैसे ही वो लोग वहाँ पहुँचते हैं तो ताकायामा एक लोकल स्टोर से कुछ जरूरी सामान खरीद लेता है, जिसके बाद वो रिजॉर्ट की तरफ बढ़ने लगते हैं। वहाँ पहुँचकर उन्हें केबिन के नीचे वो वेल भी मिल जाता है। वो जब उस पे अपना हाथ रखते हैं तो उन्हें फिर से वीएन दिखाई देता है, जहाँ डॉक्टर इकुमा सदाको को बहुत बुरी तरह से मार रहा था, जिसके बाद वो उसे उसी वेल में फेंक देता है और उसे उसमें ट्रैप कर देता है। प्रेजेंट टाइम में वो दोनों उस वेल के कवर को निकालने में कामयाब हो जाते हैं, जिसके बाद ताकायामा उसके अंदर जाने लगता है, जहाँ उसे दीवारों पे सदाको के नेल्स की रेमनेंट्स मिलते हैं, जो कि बाहर निकलने की उसकी फेल्ड अटेम्प्ट्स की तरफ इशारा कर रहे थे। अब वो दोनों मिलकर उस वेल को खाली करना स्टार्ट कर देते हैं, इस उम्मीद के साथ कि शायद उन्हें सदाको की डेड बॉडी मिल जाए। पर जैसे ही 6 बजे का टाइम करीब आने लगता है, रिको भी डेथ के खौफ से बेहोश हो जाती है। तभी ताकायामा वहाँ आके उसे होश में लाता है, जिसके बाद वो उसे वेल के अंदर जाने का कहता है, लेकिन रिको अब हार मान चुकी थी। ये देखकर ताकायामा उसे योशी की याद दिलाता है, जिसके कारण वो उसकी बात मानते हुए वेल के अंदर चली जाती है, जहाँ पानी निकालते हुए उसे सदाको के बाल पानी से बाहर आते हुए दिखाई देते हैं और देखते ही देखते उसकी खोपड़ी भी पानी से बाहर आ जाती है। कुछ देर बाद ताकायामा को रियलाइज होता है कि कर्ज की डेडलाइन बीत चुकी थी और रिको पे इसका कोई भी एडवर्स इफेक्ट नहीं हुआ था, जिसके कारण उन्हें ये लगने लगता है कि वो कर्ज टूट चुकी है। अब उन्हें सदाको की डेड बॉडी मिल चुकी थी, इसलिए वहाँ पुलिस भी आ जाती है और ताकायामा रिको को लेकर उसके घर छोड़ने चला जाता है। अगले दिन जब ताकायामा अपने घर में बैठा काम में बिजी था, तो तभी वो बेचैन कर देने वाले कुछ इवेंट्स को नोटिस करता है, जहाँ उसका टीवी मिस्टीरियस तरीके से ऑन हो जाता है, जिसमें उसी वेल को दिखाया जाता है जो कि वीडियो टेप के एंड में दिखाया गया था, जिसमें से सदाको की स्पिरिट बाहर निकलती है और टीवी के थ्रू ताकायामा की तरफ बढ़ने लगती है। ये देखकर उसके अंदर इतना आतंक पैदा हो जाता है कि उसकी वहीं डेथ हो जाती है। इसी दौरान हम रिको को भी देखते हैं, जो कि इस सब के दौरान ताकायामा से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही थी और वो फोन पे ही ताकायामा की लास्ट वॉइस को सुन पा रही थी, इसलिए वो जल्दी से उसके घर जाने लगती है। पर उसकी बॉडी को पहले ही अथॉरिटीज ले जा चुकी थी, जिसके बाद वो उस वीडियो टेप को लेकर अपने घर वापस लौट आती है और वो इस वजह से काफी ज्यादा परेशान थी कि वो कर्ज उस पर से तो टल गई थी, लेकिन ताकायामा से नहीं टली थी। तभी उसे उसके पीछे ताकायामा की स्पिरिट दिखाई देती है, जो कि उसके बैग की तरफ इशारा कर रही थी। वो बैग खोल के देखती है तो उसे उसमें उस वीडियो टेप की कॉपी मिलती है, जिसके कारण वो ये जान पाती है कि उस कर्ज को तोड़ने का सिर्फ यही तरीका था कि उसे देखने वाला 7 दिन के अंदर उस वीडियो की कॉपी बना के किसी दूसरे शख्स को दिखा देगा तो वो इस कर्ज से बच जाएगा और इस तरह वो कर्ज कभी ना खत्म होने वाले चक्कर में बनी रहती है। ये सब जानने के बाद रिको अपने बेटे को बचाने के लिए अपने फादर के घर जाने लगती है, ताकि वो किसी और को वीडियो दिखा के अपने बेटे को भी बचा सके। इसी के साथ ही ये मूवी एंड हो जाती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।